हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। वन वीक परिवार में आप सभी का स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक को नाक में दम कर दे। आज की क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल जो हर कॉलेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी अपनी कॉलेज एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सके। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आज की क्लास का पहला सवाल है ऊडोगोनियम की पुदीर्घी जातियां और पुअम्लीय जातियों में अंतर लिखना है। पुदीर्घी जातियां क्या होती है और पुअम्लीय जातियां क्या होती है। पुदीर्घी जातियां वे जातियां होती है जिसमें पुदानी का परिवर्तन सामान्य आकार के तंतुओं में होता है। पुदानी का परिवर्तन सामान्य आकार के तंतुओं में होता है उसे पुदीर्घी जातियां कहते हैं। और पुआमन जिसका अर्थ होता है बोना या फिर नाटा इसका अर्थ होता है। पुधानी बोने तंतु पर विकसित होती है इसलिए इसे नेनेड्रियम कहा जाता। पुधानी के आज की क्लास का पहला सवाल है ऊडोगोनियम की पुदीर्घी जातियां और पुअम्लीय जातियों में अंतर लिखना है। पुदीर्घी जातियां क्या होती हैं और पुअम्लीय जातियां क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंट बताना है आपको। तो पुदीर्घी जातियां क्या होती है और पुअम्लीय जातियां वे जातियां जिसमें पुदानी का परिवर्तन सामान्य आकार के तंतुओं में होता है। पुदानी का परिवर्तन सामान्य आकार के तंतुओं में होता है उसे पुदीर्घी जातियां कहते हैं। और पुअम्लीय जातियां, पुआमन का अर्थ होता है बोना या फिर नाटा या फिर चोटा भी कह सकते हैं, चोटा। पुआमन बोने तंतु पर विकसित होते हैं इसलिए इसे नेनेड्रियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेनेड्रियम पुदानी को कहा जाता है। सामान्य तंतु की अंतर्वेशी या शीर्ष कोशिकाओं से पुदानी का परिवर्तन, सामान्य तंतु की अंतर्वेशी या शीर्ष कोशिका से पुदानी का परिवर्तन होता है किसमें, पुदीर्घी जातियों में। इसमें पुदानी का विकास विशिष्ट तंतुओं अर्थात पुआमन द्वारा होता है किसमें, पुआमनीय जातियों में पुदानी का विकास विशिष्ट तंतुओं अर्थात पुआमन द्वारा होता है और उसमें अंतर्वेशी या शीर्ष कोशिकाओं द्वारा होता है। इसमें शिखाग्र ढक्कन युक्त कोशिकाओं में इसका परिवर्तन होता है। शिखाग्र ढक्कन युक्त कोशिकाओं में अंडधानी का विकास होता है। पुदीर्घी जातियों में अंडधानी का विकास ढक्कन युक्त कोशिकाओं में होता है और पुआमनीय जातियों में अंडधानी का विकास सामान्य आकार के तंतुओं द्वारा होता है। इसमें पुदीर्घी जातियों में पुबीजाणु धानी तथा पुबीजाणु नहीं बनते हैं। पुबीजाणु धानी और पुबीजाणु नहीं बनते हैं किसमें, पुदीर्घी जातियों में। और पुआमनीय जातियों में पुबीजाणु धानी के अंदर पुबीजाणु बनते हैं। इसमें पुबीजाणु नहीं बनता, इसमें पुबीजाणु नहीं बनता और इसमें पुबीजाणु के अंदर अंकुरण से पुआमन बनता है। क्या बोला कि पुदीर्घी जातियों में पुआमन का निर्माण नहीं होता है और पुआमनीय जातियों में पुआमन का अंकुरण होता है। पुबीजाणु पुधानी का निर्माण तंतु की शीर्ष कोशिका से होता है। पुबीजाणु पुधानी का निर्माण तंतु की शीर्ष कोशिका से होता है किसमें, पुदीर्घी जातियों में पुधानी का निर्माण है वो शीर्ष कोशिका से होता है। और पुआमनी जातियों में पुआमन की ऊपरी भाग में पुधानियां विकसित होती। पुधानियां कहाँ पर विकसित होती है, पुआमन की ऊपरी भाग में पुधानियों की ऊपरी भाग में पुआमन की निर्माण होता है। अगला सवाल है लाइकेंस के पारिस्थितिक महत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। लाइकेंस का पारिस्थितिक महत्व, पहला है चट्टानी वनस्पति के पुरोगामी होते हैं। लाइकेंस चट्टानी वनस्पति के पुरोगामी होते हैं। सेल अनुक्रमण की प्रक्रिया में लाइकेंस प्रथम उपनिवेशी होते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रॉपर्टी में लाइकेन पुरोगामी वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी सेल अनुक्रमण की प्रक्रिया में प्रथम उपनिवेशी होते हैं। चट्टानों के अनुक्रमण यानी चट्टानों के उखड़ने की प्रक्रिया में लाइकेंस प्रथम उपनिवेशी होते हैं और इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रॉपर्टी में लाइकेन पुरोगामी वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रॉपर्टी में लाइकेन हुए वो पुरोगामी वनस्पति के रूप में चट्टानों पर उगते हैं और इस प्रकार
अनुक्रमण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों जैसे हाइड्रोकार्बनिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का स्रावण करके लाइकेन ऑक्जेलिक एसिड और हाइड्रोकार्बनिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का स्रावण करते हैं, जिसके कारण सेल का अनुक्रमण होता है। करके प्रॉपर्टी में लाइकेन इन चट्टानों के विदरण का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को जैविक विदरण कहा जाता है। लाइकेन हाइड्रोकार्बनिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का स्रावण करके पर्पटी में लाइकेन इन चट्टानों के विदरण का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को जैविक विदरण के नाम से जाना जाता है तथा इसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है। अगला सवाल है अगला पॉइंट है मृदा निर्माता। लाइकेन्स मृदा निर्माता होते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। लाइकेन चूंकि चट्टानों के प्रथम क्रमिक उपनिवेशी पादप होते हैं। लाइकेन चट्टानों पर सबसे पहले उगते हैं, इसलिए इनकी सक्रियता से चट्टानों की कठोर सतह कणों के रूप में विखंडित होने लगती है। जो कि कणों के रूप में क्यों खंडित होने लगती है? क्योंकि वो हाइड्रोकार्बनिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का स्रावण करती है, इसलिए उसकी सक्रियता से छोटे छोटे कणों के रूप में सेल है वो खंडित होने लगता है, अर्थात इसका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है लाइकेन की क्रमिक मृत्यु एवं क्षय से। लाइकेन की क्रमिक मृत्यु होती चट्टानों पर लाइकेन जैसे जैसे सूखता है तो उसके अपक्षय से लाइकेन्स की प्रक्रिया उसके अपेक्षा से सेल कणों से मिलकर मृदा का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप यह अन्य पादपोर मांस शाकीय वनस्पति आदि के उपनिवेश योग्य हो जाती है। तीसरा पॉइंट है वायु प्रदूषण सूचक। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में भी लाइकेन्स कार्य करते हैं। वायु प्रदूषण सूचक का भी लाइकेन्स कार्य करते हैं। वायु प्रदूषण के प्रति लाइकेन्स अत्यंत संवेदनशील होते हैं। वायु प्रदूषण जैसे जैसे प्रकृति में वायु प्रदूषण हो रहा है तो लाइकेन्स इसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की उपस्थिति बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। वायुमंडल में यदि SO2 की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। कौन? लाइकेन। तथा वातावरण में यदि SO2 की सांद्रता बहुत अधिक हो जावे तो इसकी मृत्यु हो जाती है। लाइकेन्स वातावरण में SO2 की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो लाइकेन्स की मृत्यु हो जाती है। और अतः किसी क्षेत्र विशेष में लाइकेन्स की आबादी धीरे धीरे किसी विशेष क्षेत्र में लाइकेन्स की आबादी धीरे धीरे आने वाली कमी वायु प्रदूषण सूचक कहलाती। आज चट्टानों पर ये लाइकेन्स बहुत कम मात्रा में दिख रहा है क्योंकि SO2 की अधिकता के कारण इसकी धीरे धीरे मृत्यु आ रही है, इसमें क्रमिक कमी आ रही है। ये कमी हमें वायु प्रदूषण को दर्शाती है, यानी सूचना देती है हमें कि ये वायु प्रदूषण अब हो रहा है। अगला सवाल है एंथोसिरोस एक वंश जटिल है। एंथोसिरोस एक जटिल वंश है, स्पष्ट करना है। शैवालों से समानता दर्शाने के कारण भी एंथोसिरोस जटिल वंश है। एंथोसिरोस निम्न लक्षणों में शैवालों के वर्ग क्लोरोफाइसी से समानता दर्शाता है। एंथोसिरोस क्लोरोफाइसी से समानता दर्शाने के कारण भी एक जटिल वंश हो सकता है। सेल की प्रत्येक कोशिका में थैलस की प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः एक बड़ा व निश्चित आकृति का क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। थैलस की प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा और निश्चित आकृति का क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। इस क्लोरोफाइसी के अंदर एक बड़े आकृति का क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। शैवालों के समान एंथोसिरोस के हरित लवक में भी पायरिनोइड पाया जाता है। थैलस की आकृति तथा शाखन प्रकृति प्रोसियोला नामक शैवालों के समान होती है।
शैवालों के समान युग्मक द्विकशाभिकीय होते हैं। शैवालों के समान इस एंथोसिरोस में युग्मक है वो द्विकशाभिकीय होते हैं और दोनों कशाभिकाएं प्रतुद प्रकार की होती है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। इस एंथोसिरोस में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। हिपेरोकोप्सिडा से समानता। एंथोसिरोस की हिपेरोकोप्सिडा के समान होने के कारण भी एक जटिल वंश माना जा सकता है। हिपेरोकोप्सिडा के समान समानता। पूर्व में एंथोसिरोस को हिपेरोकोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया। पूर्व में यानी पहले हिपेरोकोप्सिडा के अंतर्गत एंथोसिरोस को रखा गया था। यह वंश अनेक लक्षणों में से इससे समानता दर्शाता है। एंथोसिरोस का थैलाब युग्मकोद्भिद सरल तथा अविभेदित संरचना प्रदर्शित करता है जो पेलिया के समान होती है। थैलस की वृद्धि शीर्षस्थ होती है। इस हिपेरोकोप्सिडा में थैलस की वृद्धि शीर्षस्थ होती है और एंथोसिरोस में भी इसकी वृद्धि शीर्षस्थ होती है। सल्कों का अभाव जंगरमेनियंस के समान होता है। सल्कों का अभाव पाया जाता है। इस हिपेरोकोप्सिडा में सल्कों का अभाव पाया जाता है और थैलस की वृद्धि शीर्षस्थ होती है। केवल चिकनी भित्ति युक्त एक कोशिकीय मूलाभास उपस्थित हो। चिकनी भित्ति युक्त एक कोशिकीय मूलाभास उपस्थित होता है। किसमें? हिपेरोकोप्सिडा में। जननांगों का थैलस में पृष्ठ सतहों पर धंसा होना हिपेरोकोप्सिडा की उपस्थिति की रिक्सियसी कुल से समानता प्रदर्शित करता है। जननांगों की आधारभूत संरचना हिपेरोकोप्सिडा प्रकार की होती है। एंथोसिरोस के जननांगों की आधारभूत संरचना होती है वो हिपेरोकोप्सिडा से समानता प्रदर्शित करती है। हिपेरोकोप्सिडा के नर युग्मक द्विकशाभिकीय होते हैं। हिपेरोकोप्सिडा और एंथोसिरोस के नर युग्मक द्विकशाभिकीय होने के कारण एंथोसिरोस जटिल वंश है। बीजाणुद्भिद में परपसूतक से बीजाणु तथा बंधे कोशिका इलेटर का निर्माण होता है। ब्रायोप्सिडा से समानता। एंथोसिरोस की ब्रायोप्सिडा से समानता। ब्रायोप्सिडा का स्पेग्नम कुल है वो स्पेग्नम है। एंथोसिरोस निम्न लक्षणों से समानता प्रदर्शित करता है। यह एंथोसिरोस निम्न लक्षणों यानी ब्रायोप्सिडा से भी समानता दर्शाता है। पहला, भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं एक समान होती है। हिपेरोकोप्सिडा और एंथोसिरोस की भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं वो एक समान होती है। दूसरा है, प्रपसूतक का परिवर्धन स्पेग्नम के समान बहिस्थिसियम की भीतरी परत पर होता है। कोल्यूमेला का निर्माण। हिपेरोकोप्सिडा और एंथोसिरोस में कोल्यूमेला का निर्माण अंतस्थिसियम से होता है। किससे होता है? अंतस्थिसियम से होता है। कोल्यूमेला का निर्माण अंतस्थिसियम से हिपेरोकोप्सिडा और एंथोसिरोस दोनों में होता है। प्रपसूतक कोल्यूमेला को गुबंद के समान ढके रहता है। सीटा का निरूपण एक संकीर्ण क्षेत्र द्वारा होता है। हिपेरोकोप्सिडा में सीटा का निरूपण एक संकीर्ण क्षेत्र के रूप में भी होता है। यह उच्च मांस से निम्न लक्षणों से समानता दर्शाता है। कैप्सूल भित्ति की एपिडर्मी में रंध्र उपस्थित होते हैं। कैप्सूल भित्ति में अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त प्रकाश संश्लेषी कोशिका उपस्थित होती है। बीजाणु जनन ऊतक का मात्रात्मक ह्रास होता है।